नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को है और 10 बजे रात पूरे दिन की बात हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। साथ ही कमलनाथ से आज एक बार फिर सवाल पूछा। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। सीएम शिवराज हर दिन एक सवाल कमलनाथ से पूछते हैं और कमलनाथ जवाब में पलटवार करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर सवाल पूछा। सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में कहा था कि कांग्रेस नवीन फसल बीमा योजना लेकर आएगी। कमलनाथ नई बीमा पॉलिसी तो लेकर आए नहीं, साथ ही पुरानी बीमा प्रीमियम की राशि भी नहीं भरी। कमलनाथ ने लोगों से सिर्फ झूठ बोला है। उन्होंने कहा था अपने वचन पत्र में कांग्रेस नवीन फसल बीमा योजना लाएगी, फसल बीमा से जोड़ेंगे। नवीन फसल बीमा योजना लाना तो दूर, उन्होंने पुरानी का ही प्रीमियम नहीं भरा था। इस चुनावी साल में हर दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ सवाल पूछ रहे हैं, जिससे प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने बजट को ऐतिहासिक बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला यह बजट है। यही वजह है कि बीजेपी नेता इस बजट को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। इस बजट भाषण में उन्होंने बताया कि सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। यही वजह है कि एमपी के बीजेपी नेता इस बजट को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। केंद्र के इस बजट को ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट को प्रधानमंत्री के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट बताया है। शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में निहित है। वहीं एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट को देश के विकास का अप्रतिम रोड मैप बताया है। सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा है। विस्तार से सारी चीजें सामने आएगी तो हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि मध्य प्रदेश को क्या मिला और पूरे देश के लिए क्या बेहतर रहा। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई बजट हो नहीं सकता। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इस बजट के सुनहरे भविष्य को संवारने वाला बजट बताया। सकलेचा ने कहा कि एमएसएमई उद्योगों को इससे नई ऊंचाई मिलेगी। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने में तेजी से कैसे आगे बढ़े उसके लिए बना। बीजेपी नेताओं ने इस बजट को सुनहरे भविष्य को संवारने वाला केंद्र का बजट बताया है। बजट से गरीबों, किसानों और महिलाओं का उत्थान होगा। इधर आम बजट के पेश होने के बाद वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने बजट पर निशाना साधते हुए इस बजट को देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं बताया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकारें अपने बजट में जनता को बेवकूफ बनाती थी, आज बजट पारदर्शी होता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश होने के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि इस बजट में पुराने वादों पर पर्दा डालने का प्रयास नजर आया है। हमें आशा थी कि उन घोषणाओं पर प्रकाश डाला जाएगा जो 2022 में पूरी होनी थी, लेकिन ये प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अजय बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकारें अपने बजट में जनता को बेवकूफ बनाती थी, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज बजट पारदर्शी होता है, लेकिन कमलनाथ उसी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। कमलनाथ जी बहुत होशियार व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने अपने बजट के माध्यम से आम आदमी को बेवकूफ बनाया है। वो आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं, जबकि आज के तारीख में बजट पूर्णतः पारदर्शी होता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट ऐसे समय पर आया है जब इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में इस बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है और चुनावी साल होने की वजह से इस बजट से छत्तीसगढ़ को काफी उम्मीदें थीं। वो उम्मीदें पूरी हो पाई या अधूरी रह गई। केंद्र सरकार के बजट पिटारे से छत्तीसगढ़ के लिए क्या निकला, इस रिपोर्ट में देखिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट का पिटारा खोला तो उसमें कई ऐसी घोषणाएं निकली जिससे विपक्षी पार्टियां चुनावी प्लान बता रही हैं। देश में मिलेट्स संस्थान के गठन और गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट्स की घोषणा पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निर्मला सीतारमण की जगह सीएम भूपेश बघेल को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मिशन को केंद्र सरकार ने अपनाया है। छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो, कुटकी, सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी एमएसपी आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। केवल इस चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लिए या कांग्रेस शासित राज्यों को उन्होंने क्या दिया है? कुछ नहीं। ये बजट जो है महंगाई बढ़ाने वाला है और ये बजट अत्यंत निराशाजनक बजट है। बजट बिल्कुल अच्छा नहीं है। आम आदमी का बजट नहीं है, गरीब का बजट नहीं है। कांग्रेस के बयानों से इतर बीजेपी नेता बजट की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि पीएम आवास की राशि 66% बढ़ा दी गई है, लेकिन राज्य सरकार की गलती के चलते छत्तीसगढ़ के गरीबों को इसका 1 रुपया नहीं मिलेगा। बजट मूल भावना सबका साथ सबका विकास समाहित है। 75 वर्ष की आज़ादी के बाद पहले बजट में मध्यम वर्ग के लिए अमृत काल आया है। यह अमृत काल का बजट है। यह गांव गरीब किसान का बजट है। यह युवाओं का बजट है। यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है। आज का भी जो बजट है न केवल ये 1 साल के लिए बल्कि देश की भावी योजनाओं को तय करेगा। चुनावी स्टेट छत्तीसगढ़ को आम बजट से कई उम्मीदें थीं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस नेताओं के बयानों से लगता है कि सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता इसे ऐतिहासिक और सभी वर्गों के हित में बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सतना जिले में मिलावटखोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को दिए जाने वाले गेहूं में धड़ल्ले से रेत और मिट्टी मिलाई जा रही है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद राज्य में गरीब कल्याण के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। सतना में वायरल हुई इस वीडियो को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सरेआम गेहूं में रेत और मिट्टी मिलाई जा रही है। दरअसल सतना से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं में वजन बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में रेत और गिट्टी मिलाने का खेल खेला जा रहा है। मौके पर पहुंची जांच टीम को वायरल वीडियो में देखने वाला ट्रैक्टर भी वहीं मौजूद मिला। यही नहीं, वीडियो बनाने वाला शख्स भी जांच टीम के सामने आया और इस पूरे मिलावट के खेल की पोल खोलकर रख दी। वीडियो वायरल होने के बाद ही ऐसा पता लगा है कि इसमें कोई मिलावट हुई है। बाकी जो नमूने और लिए जाते हैं एफसीआई द्वारा, उसमें कभी भी वो अमानक नहीं देखा गया। जांच टीम भी मान रही कि वायरल वीडियो साइलो का ही है। स्पष्ट है कि उसमें मिट्टी मिलाने का काम किया जा रहा था। फिर भी हम लोगों ने प्रारंभिक रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को संयुक्त रिपोर्ट दे दिया गया है। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेज दी है। संभावना है कि इस खेल में प्रशासन FIR दर्ज करा सकते हैं और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रीवा के CMHO कार्यालय में CMHO के पद को लेकर जमकर खींचतान जारी है। यह मामला अब तालाबंदी तक पहुंच चुका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आजकल CMHO कार्यालय कुश्ती का अखाड़ा बन गया है। रीवा में इन दिनों मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की कुर्सी को लेकर संग्राम छिड़ गया है, जिसमें सीनियर और जूनियर की बातचीत के साथ ही पदभार को लेकर भी विवाद हो गया, जिसके चलते आज CMHO कार्यालय के चैम्बर में कर्मचारियों ने ताला बंद कर दिया। इसके अलावा जो कर्मचारी दफ्तर में उपस्थित हैं, वो भी तालाबंदी की कोई जवाबदारी नहीं ले रहे। बताया जा रहा है कि CMHO के पद पर 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स के द्वारा दावेदारी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद के लिए मैं काम कर रहा हूँ। 27 तारीख को उन्होंने स्थगन करा लिया है। अगली सुनवाई तक के लिए पेशी होती है। मेरा ट्रांसफर थोड़ी हुआ है। मेरी पदस्थापना शासन तो CMHO रीवा के लिए है। जानकारी के मुताबिक CMHO के पद पर हाईकोर्ट से स्टे लाने के बाद से डॉक्टर NN मिश्रा ने CMHO की कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं स्टे ऑर्डर से पहले स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा BL मिश्रा को जिस CMHO की कुर्सी का प्रभार मिला था, उसे हटने को लेकर अब तक किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया, जिसके चलते अब तक CMHO की कुर्सी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है और दोनों डॉक्टर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं।
इंदौर के कोर्ट में हिंदू संगठन की जमानत याचिका की सुनवाई की गई थी, जहां पर सोनम मंसूरी ने कोर्ट नंबर 42 में चल रही सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनम मंसूरी के घर पर छापा मारा था। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए थे। सोनम मंसूरी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां सोनम से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि सोनम मंसूरी लगातार बयानों को बदल रही है। सोनम ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान नूरजहां के वो संपर्क में रही। सोनू मंसूरी और नूरजहां के कनेक्शन की भी जांच पुलिस कर रही है। सोनम मंसूरी के पकड़े जाने के बाद से ही नूरजहां लगातार फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रारंभिक उसमें जानकारियां मिली हैं या उसने जो भी तथ्य दिए हैं, पहले पुलिस उनकी पड़ताल करेगी और उन पड़तालों की पुष्टि होने के बाद ही वस्तुनिष्ठ आधार पर आगे बढ़ेगी। मोबाइल्स हैं, गजट्स हैं और उससे संबंधित जो जानकारियां होती हैं या जो डाटा अपडेट किया जाता है, डाटा रिट्रीव किया जाता है, उसके आधार पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय होती है। मुरैना के पास क्रैश हुए मिराज विमान के मलबे की तलाश जारी है। एयरफोर्स को मिराज का इंजन घटना से 500 मीटर की दूरी पर एक खाई में मिला। खाई काफी गहरी होने की वजह से वहां क्रेन जेसीबी नहीं पहुंच सकती थी। खाई में पेड़ भी थे, इसलिए एयरफोर्स की टीम ने खुद ही पेड़ काटकर क्रैश विमान के इंजन का मलबा निकाला। इंजन को 3 ट्रकों में लादकर जांच के लिए टीम रवाना हो चुकी है। बता दें कि 28 जनवरी को पहाड़गढ़ के जाजीपुरा गांव में ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट्स जेट्स मिराज 2000 और सुखोई 30 आपस में टकराकर क्रैश हो गए थे और क्रैश होने के बाद सुखोई तो पहाड़गढ़ से 90 किलोमीटर दूर भरतपुर के पिंगोरा गांव में जाकर गिरा, वहीं मिराज विमान पहाड़गढ़ में क्रैश के बाद गिर गया था। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से जांच कर रही है और ना तो किसी को अंदर जाने दे रहे हैं ना किसी को आने दे रहे हैं। लाइट भी वगैरह लगाई हैं उन लोगों ने, सब सर्चिंग की है, सारा पूरी रात लगे रहे हैं। हाँ वो बातें क्या कहते हैं, वो क्या ड्रोन भी उड़ाया है उन लोगों ने, ड्रोन से भी सर्चिंग चल रही है। रायगढ़ शहर में अवैध नल कनेक्शन धारियों ने नगर निगम की परेशानी बढ़ा दी है। शहर में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई 7 पानी की टंकियां भी कम पड़ रही हैं। शहर में अवैध नल कनेक्शन के कारण टंकियां महज 1.5 से 2 घंटे में ही खाली हो रही हैं। अधिकांश घरों तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में नगर निगम ने अब फिजूल पानी बहाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 48 घंटे में 110 नल कनेक्शन धारियों को नोटिस जारी किया गया है। 4 कनेक्शन भी काटे जा चुके हैं। ऐसे में अवैध कनेक्शन धारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर भाजपा अव्यवस्था को लेकर नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रही है। 24 घंटा पानी दिए जाने की व्यवस्था अमृत मिशन में किया जाना था, किंतु दुर्भाग्य से आज 1 घंटे के भी पानी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। कहीं अवैध रूप से नल में पानी जो बाहर है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 110 नल के ऊपर कार्रवाई की गई है और आने वाला समय में अगर वो लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में किसान सम्मान निधि के आवंटन में गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। जानकर हैरत होगी कि केंद्र सरकार के आगाह करने के बाद भी योजना की मॉनिटरिंग नहीं की गई। नतीजतन जिले में अपात्र किसानों की संख्या अब 53,000 के पार हो चुकी है और इन किसानों को अपात्र होने के बावजूद तकरीबन 43 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि गलत तरीके से बांट दी गई। मामला सामने आने के बाद अब अधिकारी राजस्व कर्मचारियों के जरिए राशि की रिकवरी का दावा कर रहे हैं। परंतु सरकार की और जिला प्रशासन राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से अगर अभी देखा गया तो जो अपात्र उनकी संख्या 25,000 थी वो अब लगभग 53,000 के आसपास हो गए हैं और कहीं कई गुना ज़्यादा वसूली की प्रक्रिया होनी चाहिए, परंतु सरकार कहीं न कहीं इस पर लापरवाही कर रही है। निश्चित तौर पर अगर देखें कि जिन पात्र हितग्राहियों को ये सम्मान निधि मिलनी थी, बल्कि वो ऐसे किसान काफ़ी ज़्यादा वंचित रह गए हैं और जो अपात्र लोग थे उन्होंने एन प्रकरण अपना नाम जुड़वा लिया था, जिस पर ये सम्मान निधि का वितरण किया गया है, जो एक गलत तरीके से वितरण हुआ है। 53,000 ऐसे कृषक अपात्र मिले हैं जिनसे राशि वसूली करने निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा पुसौर के मिले हैं, तो उनसे जो भी राजस्व वसूली का है वो राजस्व विभाग का काम है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 18वें स्थापना दिवस पर बुधवार को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम निजी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव इसमें शामिल हुए। रजिस्ट्रार के साथ कुलाधिपति राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इसमें शामिल हुई हैं। तो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विनियामक आयोग की भूमिका पर चर्चा की और कहा कि उसे न सिर्फ निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में काम करना है, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देना होगा। निजी विश्वविद्यालय में एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और इस दिशा में भी प्रयास करने के लिए नेक का भी ग्रेडिंग अच्छी हो। इस दिशा में पहली बार निजी विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय में काफी अच्छा काम हुआ है। वेतन विसंगति को लेकर छत्तीसगढ़ के लिपिक वर्ग कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। आज रायपुर कलेक्ट्रेट में उन्होंने प्रदर्शन किया और वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, फिर भी उसे लागू नहीं किया जा रहा है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 17 फरवरी को प्रदेश भर में कर्मचारी रायपुर में जुटेंगे और एक दिन का धरना प्रदर्शन कर सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। यदि हमारा निराकरण शीघ्र किया जाए वेतन विसंगति का, नहीं होता है तो 17 फरवरी 2022 को हम पूरे प्रदेश के लिपिक इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास का घेराव करेंगे। यदि उसके पश्चात भी हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हम निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य होंगे। और यदि सरकार यही चाहती है कि नहीं लोग सड़क पर आए तो फिर हमारी मजबूरी है। बेमेतरा के शासकीय प्राथमिक कन्याशाला ग्राम कुरा में प्रधान पाठक के शराब पीकर बच्चों से मारपीट के मामले में बुधवार को कलेक्ट्रेट में शिकायत हुई है, जिस पर कलेक्टर ने जांच के बाद प्रधान पाठक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात में शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मामले में जांच कराई गई है, आरोप सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ से जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें उसके पीकर आने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाकी घटनाओं की पुष्टि हुई है। उसको तत्काल अनंत संलग्न किया गया। स्कूल में बच्चा के साथ मारपीट करे है, बाल खींच के लात से मारे प्रधान पाठक, जेकर प्रत्यक्ष गवाही महिला सदस्य है और एक स्कूल के मैडम है। शिक्षक के द्वारा शराब पीकर बच्चों को मारने पीटने के घटना के संबंध में ग्रामीणों ने आवेदन दिया है। इसकी जांच कराएंगे, तत्काल ही मैं इसको दिखाऊंगा और उसके बाद जो भी डिस्कस आएगा कि अगर उन्होंने वास्तव में शराब पी की इस तरह घटना कारित किया है उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे तीसरे T20 मैच में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई है। न्यूजीलैंड को 168 रनों से उसने हरा दिया। जीत के हीरो रहे शुभमान और हार्दिक। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 234 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड केवल 66 रन ही बना पाई। शुभमन गिल ने शतक ठोका, 126 रन की पारी खेली। इसकी बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 234 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। शुभमन गिल को राहुल त्रिपाठी और हार्दिक का भी साथ मिला, जिन्होंने क्रमशः 44 और 30 रन की पारी खेली। जवाब में खेलने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय बॉलर्स के सामने बेबस नजर आई। ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम 66 रन पर ही ढेर हो गई। हार्दिक ने 4 विकेट चटकाए, वहीं अर्शदीप, मावी, उमरान ने 2-2 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड की ओर से जेरल मिचेल ने 35 रन बनाए और 1 विकेट लिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए लॉकअप मेरे सहयोगी अविनाश के साथ। नमस्कार।